बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर सेक्शन ई को कम्प्लीटली रिवाइज़ करने वाले हैं। सेक्शन ई के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन इससे आगे वीडियो नहीं थी और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आप वीडियो अपलोड करो इसके ऊपर, तो थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो मैंने पार्ट 3 था वो 1 महीने पहले मैंने अपलोड किया था आई थिंक। तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ई को कम्प्लीटली रिवाइज़ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थोड़ा-सा टाइम की कमी है और तो वीडियो के अंदर मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ होगी, तो अगर आपको स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ लगती है, तो आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ना है पेन। पेन कोई भी अनप्लेज़ेंट फिज़िकल सेंसेशन होती है, इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन पेन की नेचर क्या है, तो पेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन एंग्जायटी से एसोसिएटेड होता है, जबकि क्रोनिक पेन किसी न किसी डिप्रेशन से एसोसिएटेड होता है। जो क्रोनिक पेन है, वो लॉस ऑफ जॉब की वजह से भी हो सकता है, फाइनेंशियल वरी की वजह से भी हो सकता है, पुअर सेल्फ एस्टीम की वजह से भी हो सकता है, या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न की वजह से भी हो सकता है, या इरिटेबिलिटी या लैक ऑफ जॉय की वजह से भी क्रोनिक पेन हो सकता है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि पेन की टाइप्स कौन-कौन सी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पेन की आपने साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करनी है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, फिर पेशेंट को अलाउ करना है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, फिर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू लेनी है अबाउट द कॉज ऑफ पेन, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को डिस्कस करना है, साइकोट्रोपिक ड्रग देनी है लाइक एंटी डिप्रेसेंट है, एसएसआरई वगैरह देनी है, फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक कॉग्निटिव है, मसाज है, मेडिटेशन है, सोशल स्किल है, सोशल सपोर्ट है, योगा और म्यूजिक वगैरह आना शुरू हो जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन ई का, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो तमाम फोर्सेस होती है जो कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। स्ट्रेस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है अमाउंट ऑफ वियर एंड टियर इन द बॉडी। ओके, जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्लैक पीपल के अंदर और मेल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ओके, तो जो बर्न आउट एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस की वजह से होगा। जब भी बंदा बर्न आउट होता है तो उसके अंदर इमोशनल एग्जॉशन होती है और पर्सनल अकम्पलिशमेंट की डिग्री सेंसेशन होती है। जो मैरिज है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है अगेंस्ट द स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अंदर अ, अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो सुसाइड वगैरह भी हो सकती है, और जो मैरिज है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। अब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर टेम्परेचर, नॉइज़, हंगर, डिजीज़, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आ जाएगा, जबकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लो सेल्फ एस्टीम है, सोशल फैक्टर है, जॉब स्टेबिलिटी है, या कैरियर कैरियर सैटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक वायबिलिटी, मैरिज और चिल्ड्रन आ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि हाई स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन फिर भी वो सेहतमंद रहते हैं, तो इसका मतलब वो हार्डीनेस वाली स्टेट को अचीव कर रहे हैं। जो लोग हार्डीनेस होते हैं, पेशेंट वाले होते हैं, तो उनके अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 सी होती है, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज और कोहेरेंस होती है। इसके बाद रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन बीइंग टू द स्ट्रेस है। तो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रेस के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है? तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन और इमोशनल मैनिफेस्टेशन होती है। जो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसको टेबल से तैयार करना, लाइक सीवीएस के ऊपर हाइपरटेंशन हो सकती है, अंजाना पेक्टोरिस, टैकीकार्डिया, एरिथमिया, कार्डियोस्पाज़म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, माइट्रल वाल्व प्रोलैप, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, माइग्रेन और हेडेक हो सकता है। जीआईटी के ऊपर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हार्मोन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो और हाइपर दोनों हो जाएगा, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों हो जाएगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और ओबेसिटी है। इम्यून के ऊपर एलर्जिक डिसऑर्डर, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ तक कि एड्स भी हो जाएगा। इसके बाद इंटरकमेंटरी के अंदर न्यूरोडर्मेटाइटिस, एप्लोराइटिस, सोरियोसिस, अर्टिकेरिया, एलोपेशिया, जो भी आपको डिजीज आती है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड आप उसको डाल देना, क्योंकि इस सब में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर या स्केलेटल के अंदर क्रोनिक पेन होता है, हेडेक होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रेनॉल्ड फिनोमेना। रिस्पिरेशन के अंदर अस्थमा, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम और ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके बाद इमोशनल मैनिफेस्टेशन के अंदर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की एक्टिवेशन होती है। जो सिम्पैथेटिक रिएक्शन शो करते हैं तो इनमें एंजाइटी, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस, हाइपर अराउजल और इंक्रीज स्टार्टर रिस्पॉन्स आता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्डर के अंदर गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और अबंडेंट और अवॉइड सीकिंग हेल्प आ जाएगा। बिहेवियर मैनिफेस्टेशन के अंदर सोशल विथड्रॉल है, पुअर स्लीपिंग है, पुअर ईटिंग हैबिट है, पुअर एक्सरसाइज है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, ड्रग अब्यूज है, केयरलेसनेस है, प्रॉब्लम विद अथॉरिटी है, प्रॉब्लम विद रूल रेगुलेशन होती है, एक्सीडेंट है, इनसबऑर्डिनेशन है, डिसओबीडिएंट है, इम्पेयर्ड रिलेशनशिप होती है, ब्रेकअप ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप है, रेकलेस बिहेवियर, ये सारे बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस होती है। कॉपिंग मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के अंदर जो आपने यूज स्ट्रेस वाली कंडीशन को अचीव करा, यूज स्ट्रेस एक वो स्टेट होती है जहाँ पे पर्सन किसी भी स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कॉपिंग मेथड होती है। नेगेटिव कॉपिंग मेथड के अंदर अपने आप को ब्लेम करना, विशफुल थिंकिंग होती है, अवॉइडेंस है या थिंग्स को पर्सनली ना लेना या कुछ ज़्यादा ले लेना। जबकि पॉजिटिव के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दूसरों की हेल्प लेना, सोशल सपोर्ट को यूटिलाइज करना और ऑप्टिमिस्टिक रहना, तो ये पॉजिटिव कॉपिंग स्टाइल के अंदर आते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल वे ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेस है, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, लाइक पहले अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, अननेसेसरी एक्सपोज़र को मिनिमाइज़ कर देना, दूसरों की मदद करनी है, सोशल सपोर्ट को डेवलप करना, अपने बिहेवियर को मैनेज करना, अपने पास्ट फेल्योर के ऊपर फिक्सेटेड नहीं रहना, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मैनेज रखना है, लाइक प्रेयर्स, नमाज़ वगैरह के अंदर आपने अपने आप को
मसरूफ़ रखना है, लाइफ़ के मीनिंग और पर्पस को एक्सप्लोर करना है, रैंडमली रेगुलरली आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी है, बी कॉन्फिडेंट है, पॉज़िटिव वे में थिंकिंग करनी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पेसिमिस्टिक वगैरह नहीं रहना, वैल्यूज़ को क्लैरिफ़ाई करना, एक्सरसाइज़ करनी है, बैलेंस डाइट को ईट करना, रिलैक्सेशन टेक्निक है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक वैसे ये चीज़ पूछी जाती है ओस्पी वगैरह के अंदर और वाइवा नहीं वाइवा में नहीं पूछी जाती, ओस्पी के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह में हो जाती है। तो जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसमें जो एक मसल है, उसके पार्टिकुलर ग्रुप होते हैं, उसको 5 लेकर 7 सेकंड तक टेंस कराते हुए इसको रिलैक्स करवा देते हैं, फिर पूरे साइकिल को रिपीट करते हैं। जो मेजर मसल ग्रुप होते हैं उनको कवर करते हैं, तो कौन-कौन से हैंड है, फोरआर्म और बाइसेप्स है, फिर अपर लिम्ब के मसल है लाइक हेड है, फेस है, थ्रोट है, शोल्डर आती है, फिर ट्रंक के मसल है लाइक चेस्ट, एब्डोमेन, लोअर बैक है, फिर लोअर लिम्ब के मसल है लाइक थाई, बटक्स, काफ, फीट होती है। सबसे पहले या तो आपने 5 लेकर 7 सेकंड तक उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, फिर 30 सेकंड तक उसको रिलैक्स करना है, या तो आप पेशेंट को लेटा भी सकते हो या फिर चेयर के ऊपर सीट करवा सकते हो, फीट ग्राउंड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर फ्रीली हेल्ड हो। ओके, तो स्टार्ट किस तरह से करनी है, राइट फिस्ट से स्टार्ट करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करानी है 5 से लेकर 7 सेकंड तक और रिलैक्सेशन 20 से लेकर 30 सेकंड तक होनी है। उसके बाद साइको ट्रॉमा की तरफ चलते हैं। साइको ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से होता है, जिसकी जो बंदे की सेंस ऑफ सिक्योरिटी को खराब कर देता है, उस बंदे को हेल्पलेस बना देता है। जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होती है उसके अंदर लाइफ की या सेफ्टी, लाइफ की जो सेफ्टी है उसको थ्रेट आ जाता है। अब जो रिएक्शन होता है टू द साइको ट्रॉमा, उसमें बंदा क्या फील करता है, गिल्टी होती है, सेल्फ ब्लेम, इंसोम्निया, एंजाइटी, सोशल विथड्रॉल, लॉस ऑफ एपेटाइट है, पर फीलिंग सैड है, डिफिकल्टी इन द कंसंट्रेशन है, डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज होती है, मूड स्विंग है, इरिटेबिलिटी और फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्टेड और नमनेस होती है। इसको मैनेज किस तरह से करना है? सबसे पहले आपने अपने आप को एजुकेट करना है। एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक हो गया? इसके बाद यानी नोज़ से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना होता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक परफॉर्म करनी है। अपने आप को ग्राउंड करना है व्हाइल हैविंग फ्लैशबैक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करना जो कि आपके आस-पास है, यानी अपने आप को एंगेज कर लेना दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक हो गया? अपने आप को लाइफ़ को रीइंटीग्रेट कर देना है, अपने फ़ियर को फेस करना है, ओके? और जब आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो तो आपने किसी कंसल्टेंट या साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना है। इसके बाद सुसाइड और डेलिब्रेट सेल्फ हार्म है, डीएसएच है। ओके, बुक में जो मुवद्दित है वहाँ पर पैरा सुसाइड वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ हुआ, बल्कि वहाँ पे डीएसएच हुआ हुआ है। जो मेडिकल स्टूडेंट और यंग डॉक्टर रिलक्टेंट होते हैं, कहते हैं कि हम सुसाइड के बारे में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सुसाइड के बारे में बातें करेंगे तो लोगों को हिंट मिल जाएगा कि हमें सुसाइड करनी चाहिए, हालाँकि ऐसी बातें नहीं होती। पैरा सुसाइड एक ऐसा ट्रॉमा है, नॉन फैटल एक्ट होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को कॉन्शियसली या डेलिबरेटली सेल्फ इंजरी करवा देता है, या ऐसे सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लेता है जो कि हाई डोज़ में होता है। ठीक हो गया? जो डॉक्टर है वो कैंसर से, हार्ट डिजीज़ से नहीं मरते बल्कि सुसाइड से मर जाते हैं। रिस्क फैक्टर सुसाइड वाला इंडिविजुअल फैक्टर में मेल होता है या अर्ली एडल्ट एज है या साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्रिक केयर है, प्रीवियस सुसाइडल बिहेवियर है। इसके बाद आता है फैमिली रिलेटेड, तो फैमिली रिलेटेड के अंदर या तो सिंगल है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, या हिस्ट्री और चाइल्डहुड अब्यूज़ है, या फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की। सोशल रिस्क फैक्टर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल आइसोलेशन है। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर के अंदर ईज़ी एक्सेस टू द मेथड है, कल्चरल सपोर्ट होती है, मीडिया क्यूज़ है और सुसाइड अमंग द पीयर्स होती है। कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर है सुसाइड की, लाइक आपने फैमिली से, अपनी कम्युनिटी सपोर्ट से कनेक्ट रहना है, मैरिड हो, चिल्ड्रन हो, सिग्निफिकेंट अदर मेंबर हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए, गुड हेल्थ है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए, सोशल स्किल है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द सुसाइडल मेथड, पर्सनल रेजिलियंस है और इजी अप्रोच टू द मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर है। इसके बाद चलते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल हेल्थ और नॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें डायनामिज्म, ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल कंटेनमेंट, ऑक्यूपेशनल इफेक्टिव, इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड है, रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड डिस्कम्फर्ट और होमियोस्टेसिस आ जाएगा। डायनामिज्म के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं किसी बंदे के सोसाइटी के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर किसी भी रोल को ऑप्टिमम स्टेट पे जाके निभा लेना, पर्सनल कंटेनमेंट के अंदर अपनी इंटरनल स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है। ऑक्यूपेशनली इफेक्टिव का मतलब उसका ऑक्यूपेशन सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड का मतलब है कि वो सही तरह अर्निंग कर पा रहा है, यानी इकोनॉमिकली वो स्टेबल है। रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड डिस्कम्फर्ट और होमियोस्टेसिस का मतलब है कि अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करते हैं। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जो कि बंदे को हेल्प करते हैं ताकि वो लाइफ के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन को बर्दाश्त कर सके। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। तो डीनियल, डिस्प्लेसमेंट और रिप्रेशन होती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बिहेवियर पैटर्न होते हैं जो कि बंदे को हेल्प करते हैं ताकि वो एंजाइटी या स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। मोस्टली अनकॉन्शियस होती है, हमारी डेली लाइफ का पार्ट होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म लिखे हुए, लाइक डिनायल है। डिनायल के अंदर किसी एंजाइटी इंड्यूसिंग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि रिफ्यूज कर देते हो, या किसी पेनफुल या एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट को ब्लॉक आउट कर देते हो। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपनी अनकॉन्शियस डिस्चार्ज, अपने इंटेंस इमोशन को लेस डेंजरस पीपल के ऊपर डिस्चार्ज कर देते हो। फैंटेसी के अंदर आप
इम्पॉसिबल चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हो, ठीक हो गया? ताकि आप प्लेयर हासिल कर सको। आइडेंटिफिकेशन के अंदर अनकॉन्शियस असम्पशन होती है, सिमिलैरिटी होती है अपनी और किसी और दूसरे के दरमियान। इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन के अंदर इमोशन को थॉट से सेपरेट कर देते हो, क्योंकि जो इमोशनल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ओके? इसके बाद प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के अंदर अपनी फीलिंग को किसी दूसरे की तरफ एट्रीब्यूट कर देते हो। रेशनलाइज़ेशन के अंदर अपनी फीलिंग को जस्टिफाई करते हो, जो कि अनरीज़नेबल होती है, अनएक्सेप्टेबल होती है, ताकि आप एंग्ज़ायटी से रिलीफ़ हासिल कर सको। रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आप कॉन्शियस एटीट्यूड को डेवलप कर देते हो, जो कि अनकॉन्शियस एटीट्यूड से बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। डिसोसिएशन के अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हो थ्रू द टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी। रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियस, जबकि सप्रेशन के अंदर कॉन्शियस आ जाएगा, यानी आप अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को अपने माइंड से निकालते हो। अगर अनकॉन्शियस है तो वो रिप्रेशन है, कॉन्शियस है तो वो सप्रेशन होती है। इसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज़ है, तो साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू द इलनेस, तो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है ड्यू टू इलनेस, तो चेंज ऑफ रोल है, फाइनेंशियल लॉस होता है, इसके बाद स्टिग्मेटाइजेशन होती है, इसके बाद लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम है, फियर ऑफ बीइंग हैंडिकैप और अनसर्टेन प्रोग्नोसिस है। जबकि स्ट्रेस ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें लॉस ऑफ प्राइवेसी है, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है, सेपरेशन फ्रॉम द डियर वंस है, इश्यू ऑफ हैंडलिंग मैटर टोटली टू द टोटली ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स है, थ्रेट फॉर सोशल डिस्फंक्शन और अनसैटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसकी आप हेडिंग तैयार कर लो, बाकी कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल इशू इन द स्पेशल हेल्थ सेटिंग। तो आईसीयू के अंदर, क्रोनिक केयर यूनिट के अंदर, कैंसर वार्ड के अंदर, इसके अलावा और भी यहाँ पर थे, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव वार्ड भी था, पीडियाट्रिक वार्ड भी था, लेकिन यहाँ पे हमने 2-3 लिखे हुए। अच्छा, आईसीयू के अंदर एक स्पेसिफिक सिंड्रोम होता है जिसको आईसीयू साइकोसिस कहते हैं या फिर आईसीयू सिंड्रोम कहते हैं। इसमें वेकफुलनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, डिसोरिएंटेशन होती है, विजुअल हेलुसिनेशन और डिप्रेशन होता है, बंदे को सोशल विथड्रॉल होता है, एंजाइटी है, हेलुसिनेशन है, ओके, डिलीरियम होता है, डिलीरियम होता है। ये किस वजह से होता है? या तो सेंसरी ओवरलोड हो गया, लाइक गैजेट के नॉइस है, मॉनिटर का नॉइस है, एक्टिविटी ऑफ स्टाफ है, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है, या फिर फैमिलियर ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक क्लॉक है, सिलेंडर वगैरह, विंडो वगैरह, मील वगैरह, या पेशेंट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये सब चीज़ें नहीं होती। या तो सेंसरी ओवरलोड या सेंसरी डेफिसिट, इनकी वजह से आईसीयू साइकोसिस हो सकता है, ठीक हो गया? इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरवेंशन की तरफ। तो इंटरवेंशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? इनसाइड द आईसीयू, तो आईसीयू के अंदर अपने पेशेंट को पहले से एजुकेट कर देना, प्रिपेयर कर देना, ओरिएंटेशन डिवाइसेस लाइक क्लॉक और विंडो वगैरह का इस्तेमाल करना है, पेशेंट के पेन को मिनिमाइज कर देना, साइकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर को रिमूव कर देना, ओके, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना जब पेशेंट की डेंजरस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हो, यानी आप ये अज्यूम करो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है। उसके बाद आउटसाइड द आईसीयू, तो आईसीयू से बाहर आपने प्रॉपर स्पेस क्रिएट कर दी है, फैमिली विजिटर के लिए सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है, फैमिली को एजुकेट करना है, और काउंसलिंग वगैरह करने के लिए एक प्रॉपर रूम होना चाहिए। क्रोनिक केयर यूनिट, जो क्रोनिक आर्टरी डिजीज होती है, टाइप पर्सनैलिटी वाले के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ऐसे लोग जो कि हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर रहते होते हैं, ओके, जब ऐसे लोग सीसीयू यानी क्रोनिक केयर यूनिट के अंदर आते हैं और इनकी जो हेल्थ और सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो सीसीयू से अराउंड सराउंडिंग, ओके, तो सीसीयू के अंदर जो सराउंडिंग पेशेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेट से, ट्यूब से, वायर से और नेबरिंग पेशेंट्स ये से अटैच हुए होते हैं, ठीक हो गया? ओके, जो या तो रिससिटेट हो रहे होते हैं या फिर मर रहे होते हैं, ओके। तो जो पेशेंट होता है उसके मुताबिक जो सीसीयू है वो चैम्बर ऑफ हॉरर होता है। चैम्बर ऑफ हॉरर का मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा वगैरह हो जाता है। तो जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है सीसीयू के अंदर, वो एंग्जायटी या फियर है, डिस्ट्रेस है, ग्लूम है, सेंस ऑफ लॉस होती है। तो जो डिप्रेशन होता है, वन थर्ड पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। अब जो पेशेंट है मोस्टली वो डिफेंस मैकेनिज्म डिनायल को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीयरफुल, फ्रेंडली, टारगेटिव और रहते हैं, यानी वो गंदे-गंदे जोक को क्रैक कर रहे होते हैं, ओके। जो डिप्रेशन और एंग्जायटी होती है वो रिकवरी को डिले कर सकती है या पेशेंट के एडवर्स इफेक्ट को ज़्यादा खराब कर सकती होती है, ओके। इसके बाद है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं कार्डियक पेशेंट के अंदर, तो बेंजोडाइज़ेपिन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से बेंजोडाइज़ेपिन का मिसयूज़ भी हो सकता है, अब्यूज़ भी हो सकती है, डिपेंडेंस भी हो सकती है, जब भी आपने बेंजोडाइज़ेपिन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। इसके बाद इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन के अंदर अपने पेशेंट को भी एजुकेट वगैरह करना होता है, काउंसलिंग वगैरह करनी होती है, कंफर्टेबल सेटिंग वगैरह रूम होना चाहिए। इसके बाद कैंसर वार्ड है, ऑन्कोलॉजी के अंदर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा बर्नआउट इन्हीं के ऊपर होता है। तो जो ऑन्कोलॉजी से जो कैंसर से डील करना होता है तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बस इसमें इतना ही याद है करना है। इसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म है, दहशतगर्दी के हवाले से है। जो टेररिज्म होती है इसमें फिजिकल, साइको सोशल, ऑक्यूपेशनल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल हेल्थ सबको बर्बाद कर दिया होता है। टेररिज्म क्या होती है? टेररिज्म के अंदर आप वायलेंस यूज़ करते हो जो कि अनलॉफुल होती है, ओके, या फिर आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो जो लोगों को डरा धमका देती होती है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रिएक्शन इन द सर्वाइवर ऑफ टेररिस्ट अटैक, तो व्हाई मी, मैं क्यों, वो क्यों नहीं था, मैं साइट को विजिट करना चाहता हूँ, आई वांट टू बॉम्ब देम, दे हैव अ रीजन, नथिंग कैन बी डन, लीव अस अलोन, आई डोंट बिलीव देयर वर्जन है, दे आर द पार्टनर्स विद एजेंसी एंड द बेस्ट है, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनीमोर, आई डोंट वांट टू ऑफर प्रेयर्स एनीमोर, आई वांट टू जॉइन द आर्मी है। तो ये सब रिएक्शंस होती है जो कि आपको देखने को मिलती है सर्वाइवर्स ऑफ टेररिस्ट के अंदर। अब प्रोफाइल ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स होती है वो सोशल सेटिंग से बाहर पैदा होती है, लाइक पॉवर्टी होती है, लिटरेसी होती है, इग्नोरेंस एंड इंटॉलरेंस एंड डिजीज एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस होती है। वो कभी कभार कुछ ऐसे ही लार्ज फैमिली से आए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जिनकी सिविक यानी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं होती, ओके, ठीक हो गया। तो जो रिस्क फैक्टर होती है वैसा होम जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का कल्चर है या फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज है, या हिस्ट्री ऑफ डेलिंक्वेसी होती है, माइनर क्राइम वगैरह, कंडक्ट डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, या इमोशनल आउटलेट की लिमिटेड अवेलेबिलिटी लाइक म्यूजिक सपोर्ट और जेंडर इंटरेक्शन ये ना होने के बराबर होता है, ओके।
अब कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं ट्रेनर्स ताकि हम टेररिस्ट दहशतगर्द बना सकें, लाइक रिचुअल कम्युनिकेशन है, बॉन्डिंग होती है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है, इसके बाद है कि कमिटमेंट ऑफ रीचिंग हेवन है कि अगर हम लोगों को मार देंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। स्टोरीज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एक्सप्लिसिट साइकोसेक्सुअल फैंटेसी ऑफ एडोलेसेंट ईयर है, यानी इनके ऊपर ब्रेन वॉशिंग वगैरह की जाती होती है। इसके बाद है कि जो साइको सोशल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिस्ट अटैक है, तो पहला मोबिलाइजेशन ऑफ साइको ट्रॉमा टीम है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइको सोशल केयर विद सर्जिकल केयर है, फिर इसके बाद लिंकिंग ऑफ सर्वाइवर एंड द डेड विद द फैमिली एंड द यूनिट है, अपडेटिंग है, फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेड बॉडीज, अब रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल होते हैं, ऑनगोइंग साइको सोशल सपोर्ट फॉर द सर्वाइवर्स होते हैं। इसके बाद रिटर्न टू द नॉर्मल एक्टिविटी है, फिर केयर ऑफ रेस्क्यू वर्कर है, फिर लीगल सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल रेस्पॉन्स होते हैं, और लास्ट में मिसलेनियस मेजरमेंट आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एंड द जनरल हेल्थ केयर सेटिंग है। तो पहले हम मिथ वगैरह को देख लेते हैं। जो मिथ होती है लाइक साइकियाट्रिक इलनेस होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर मैजिक और इवल सेपरेट से होती है। सबसे पहली मिथ ये होती है। हालांकि जो साइकियाट्रिक इलनेस होती है ये ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चरल या केमिकल चेंजेस वगैरह की वजह से होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। मिथ है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो कोई डिजीज नहीं करवाते, जबकि साइकोलॉजिकल फैक्टर 60% लोगों के अंदर डिजीज वगैरह करवा देते हैं। तीसरी मिथ है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट है डेंजरस होती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि जो 90% जो क्राइम होते हैं वो नॉर्मल लोगों से होती है। इसके बाद जो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं वो फ्रॉडुलेंट है, मैलिग्नेंट होती है, हिस्टेरिकल होती है। हिस्टेरिकल का मतलब हाइपर होती है, मैलिग्नेंट का मतलब टाइम वेस्टर होते हैं, फ्रॉडुलेंट का मतलब फेक होती है। ठीक हो गया, ओके। यानी वो एबनॉर्मली बिहेव करे ताकि वो अपनी सीक्रेट मोटिव को पूरा कर सके, तो ये फ्रॉड नहीं होते। साइकियाट्रिक जो ट्रीटमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग एडिक्टिव होती है, आपको स्लीप पे कर देगी और आप अपनी लाइफ नहीं जी सकोगे। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर स्लीपिंग के अलावा मेडिकेशन और थेरेपी होती है, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन, होम्योपैथी और घरेलू टोटका, तो ये यूज़ करना चाहिए। हालांकि ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। वंस अ साइकियाट्रिक पेशेंट ऑलवेज अ साइकियाट्रिस्ट पेशेंट, तो ये भी बात गलत है। इसके बाद मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर कुछ डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं, लाइक फटीग पेन है, लो सैड मूड है, फीलिंग ऑफ फियर होती है, स्टेट ऑफ ग्लूम है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज है, प्रीडोमिनेंट या प्रोमिनेंट एंजाइटी वरीज होती है, डिस्टर्ब स्लीप है, पुअर कंसंट्रेशन होती है, फॉरगेटफुलनेस होती है, ट्राइमा होता है, ट्रेमर है, पाल्पिटेशन है, डिजीनेस है, सुसाइडल थॉट है, चेंज इन द एटीट्यूड होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर अगर डिप्रेशन सीवियर है तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर एंजाइटी सीवियर है तो एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर हेलुसिनेशन और डिलीरियम दोनों मौजूद है तो अक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो उसमें एक्साइटमेंट, रैपिड स्पीच और एलिवेटेड मूड होगा। मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशनल केयर, फिर काउंसलिंग आती है, फिर इसके बाद मेडिकेशन आती है, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन और रेफरल वगैरह आ जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशनल केयर, तो पेशेंट को फैमिली मेंबर को आपने इन्फॉर्मेशनल केयर देनी है रिगार्डिंग द टियोलॉजी मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस। तो इन टियोलॉजी मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सिचुएशन होती है मैनेजेबल होती है, रिलीफ पॉसिबल होता है, ओके। ये जो प्रॉब्लम होती है वीकनेस या लेजीनेस की वजह से नहीं होती है, तो आपने पेशेंट को ब्लेम नहीं करना कि वो ठीक है, या उसको कमज़ोर वगैरह नहीं कर देना, उसको सपोर्ट करना होता है। काउंसलिंग के अंदर पेशेंट को टीच करना कि वो रिलैक्सेशन करे, लाइक प्राइमरी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक और डीप ब्रीथिंग मसल एक्सरसाइज है, या विजुअल इमेजिनरी होती है, सुसाइड के रिस्क वगैरह का पूछना है, ठीक है। पेशेंट की हेल्प करनी है ताकि वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को प्लान कर सके, अगर एक्टिविटी को रीस्टार्ट करना जो कि पास्ट में काफ़ी हेल्पफुल होती है, एग्जैजरेटेड वरीज को आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्कस करना ताकि नेगेटिव थॉट को चैलेंज कर सके। मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो मेडिकेशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करनी है, लाइक इमिप्रामिन 25 मिलीग्राम ईच नाइट, तो इसकी डोज को 150 तक बढ़ा देना 15 दिन के अंदर, या फ्लॉक्सिटिन वगैरह यूज़ करनी है 20 मिलीग्राम तक, ठीक हो गया। मेडिकेशन रोजाना देनी है, इंप्रूवमेंट आपको 2 से लेकर 3 हफ्तों में देखने को मिलेगी। माइल्ड जो साइड इफेक्ट होती है वो 7 से लेकर 10 दिन के अंदर फेड आउट हो जाती है। डॉक्टर की कंसल्टेशन करनी है जब मेडिसिन को स्टॉप करना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को 6 से लेकर 8 महीनों तक कंटिन्यू करना है जब सिम्पटम इंप्रूव हो रहे हो, फिर स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन वगैरह करनी है। पैनिक डिसऑर्डर के अंदर 3 से लेकर 4 अटैक होते हैं, पैनिक अटैक जिसमें एंजाइटी वगैरह होती है, फियर होता है, फीलिंग ऑफ फियर होती है, कमिंग डिजास्टर है, कैसे फील होती है, ऐसा खौफ होता है कि लाइक कोई खौफ आ जाएगा, डिजास्टर वगैरह आ जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या पेशेंट ऐसा फील करता है जैसे मैं मर जाऊंगा। ये फिजिकल सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, लाइक पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन है, चॉकिंग फीलिंग है, चर्निंग स्टोमक है, डिजीनेस होती है। जो टिपिकल पैनिक अटैक है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी स्टार्ट होता है और कुछ मिनट तक रहता होता है। जो सिम्टम होते हैं वो रेस्ट में स्टार्ट होते हैं, और फिर इसके बाद कुछ नया खौफ तारी हो जाता है और पेशेंट ऐसी प्लेस को अवॉइड करना शुरू कर देता है जहाँ पे उसको अटैक हुए थे। जो पेशेंट होता है वो एक्सरसाइज को अवॉइड करना शुरू कर देता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अस्थमा को आपने ईसीजी वगैरह से, हिस्ट्री वगैरह से डिफरेंशिएट करना है। फोबिक डिसऑर्डर के अंदर स्पेसिफिक फियर सिचुएशन के अंदर आपको अटैक देखने को मिलता है। डिप्रेशन के अंदर लो या सैड मूड होगा। आगे मैनेजमेंट गाइडलाइन के अंदर इन्फॉर्मेशनल केयर है, काउंसलिंग होती है, मेडिकेशन और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन होती है। तो पहला पैनिक डिसऑर्डर, जो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं बहुत कॉमन कंडीशन है, तो इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है, लाइक एंजाइटी होती है, एंजाइटी की वजह से फ्लैटिंग फिजिकल सिम्टम हो जाती है, लाइक चेस्ट पेन है, डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो ये हार्ट डिजीज के साइन नहीं होते। आपने जब भी कोई पेशेंट को ऐसी चीज़ें हो तो आपने हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना, बल्कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, और माइंड के अंदर ये रखना है कि जो सिम्टम होते हैं पैनिक अटैक के वो हमेशा ट्रांसिएंट होती है, कुछ पास हो जाती है, वो हार्ट को ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाती। मेंटल और फिजिकल एंजाइटी एक दूसरे को रिइंफोर्स कर देती है।
गया, ठीक हो गया। इसके बाद काउंसलिंग का, तो पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और एंग्जायटी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। स्लो ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करनी है ताकि फिजिकल सिम्पटम वगैरह खत्म हो चुके। जैसे ही सिम्पटम अपीयर हो तो पेशेंट को अपने अकेला छोड़ देना ताकि वो खुद अपने पैनिक अटैक के ऊपर काबू करे। इसके बाद मेडिकेशन की तरफ चलते हैं। मेडिकेशन के अंदर जो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप एंटी डिप्रेसेंट लाइक इमिपेनेम, फ्लॉक्सिडिन वगैरह यूज कर सकते होते हो, ठीक है। ओके, एंटी एंजाइटी ड्रग भी यूज कर सकते हो अगर अटैक इनफ्रीक्वेंट या लिमिटेड होती है। अगर सीवियर है तो फिर एंटी डिप्रेसेंट, अगर लिमिटेड है, इनफ्रीक्वेंट है तो आप लोराज़िपाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हो। तकरीबन यहाँ पे लिखा है कि 1 मिलीग्राम अप टू 3 टाइम अ डे फॉर 2 टू 3 वीक्स है। स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन करोगे अगर ये सिम्पटम 4 हफ्तों से ज़्यादा आगे एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट और परसिस्टेंट कंप्लेंट है। तो जो कंप्लेंट होती है वो अनयूजुअल होती है। जो कॉमन कंप्लेंट है उसके अंदर फीलिंग ऑफ गैस होती है, गोला होती है, एकीज है, पेन फ्रॉम हेड टू है, हेडेक होती है, स्टमक एक है, बैक एक है, शोल्डर या नेक एक होता है, इन द स्ट्रेन साइट है जो कि एनाटॉमिकल या मेडिकल बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंट मेडिकल विजिट होते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई सपोर्टिव फाइंडिंग नहीं होती। पेशेंट ओवरली कंसर्न होता है अपने मेडिकल इलनेस के बारे में, साइन ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी देखने को मिलती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? एंजाइटी सिम्पटम प्रोमिनेंट है तो वो पैनिक डिसऑर्डर है। इसके बाद डिप्रेशन में लो या सैड मूड होता है। ओके, अगर ये सुसाइडल से थॉट से एसोसिएटेड है, साइकियाट्रिक फीचर लाइक डिलीजन और हेलुसिनेशन होती है तो पेशेंट को अपनी साइकियाट्रिक कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है। एक्यूट साइकोटिक के अंदर हेलुसिनेशन या डिलीजन वगैरह देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर वही इन्फॉर्मेशनल केयर, काउंसलिंग है, मेडिकेशन और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन वगैरह होना शुरू हो जाती है। जिसकी जो इन्फॉर्मेशनल केयर है तो यहाँ पे प्रॉपर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट और फैमिली को कि जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल सिम्पटम वगैरह करवा देता है। पेशेंट के सिम्पटम पे मैनेज करना, ना कि इनके कॉज को डिस्कवर करना, क्योर मोस्टली पॉसिबल नहीं होता। तो जो गोल होता है वो बेस्ट लाइफ को लीव करना। काउंसलिंग के अंदर पेशेंट को ये कहना कि एक्नॉलेज करना कि जो फिजिकल सिम्पटम है वो रियल होती है, ये झूठ वगैरह नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, कोई वहम वगैरह नहीं है। तो जो पेशेंट है उनको सिम्पटम को इमेजिन नहीं करा तो ये पेशेंट की फैमिली को बताना है। ओके, ये पूछना है कि जो पेशेंट है कि ओके, तो ये पूछना है कि क्या पेशेंट सोचता है कि कौन ये सिम्पटम करवा रहा होता है। फिर रीअश्योरेंस प्रोवाइड करनी है लाइक एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन डजंट इंडिकेट कैंसर है। इसके बाद इमोशनल स्ट्रेसेस को डिस्कस करना है, रीएट्रिब्यूशन और रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, विजुअल इमेजिनेशन वगैरह आ जाती है। मेडिकेशन के अंदर अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को अवॉइड कर देना है या मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करना होता। एंटी डिप्रेसेंट में फ्लॉक्सिडिन वगैरह आ जाएगा। बेंजोडाइज़ेपिन, एंटासिडाइल जैसे मल्टीविटामिन और प्लेसबो वगैरह यूज़ नहीं करना सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर। तो कंसल्टेशन करनी है अगर सिम्पटम खत्म नहीं होते। इसके बाद डिसोसिएटिव और पोजेशन स्टेट है। डिसोसिएटिव या पोजेशन स्टेट के अंदर जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर जो फैमिली होती है वो किसी बंदे को लेके आती है और ये कहती है कि इसके ऊपर कुछ जिन वगैरह चढ़ गया है, साया वगैरह चढ़ गया है, जिन बहुत ईवल स्पिरिट है। ओके, तो ये हालाँकि ये इनवॉलंटरी अटेम्प्ट होती है इंडिविजुअल की ताकि वो स्ट्रेसफुल या डिमांडिंग सिचुएशन से बाहर आ सके। जो फीमेल होती है वो ज़्यादा सफ़र करती है। प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट के अंदर उसको अपनी या सराउंडिंग की होश नहीं होती। लाइक वो सुनता तो है साउंड्स को लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मेमोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सिंपल इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। लाइक पेशेंट है वो क्यूरी को आंसर नहीं कर सकता। लाइक आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? अटेंशन या कंसंट्रेशन लैप्सेस हो जाती है। वांडरिंग अवे फ्रॉम द होम एंड स्लीप वॉकिंग है। चेंज एंड लॉस ऑफ द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, इनएबिलिटी टू टॉक और चेंज वॉइस टोन है। ओके, ये सोल्जर के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे लोग जो कि डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं या सर्वाइवर ऑफ साइको ट्रॉमा होता है। पॉजिटिव डायग्नोसिस बेस्ड होता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन आपने पूछना है डिस्टर्ब मूड के बाद, बायोलॉजिकल फंक्शन के बाद। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर जो डिसोसिएटिव या पोजेशन सिम्पटम होती है ओके, वो सीरियस फिजिकल, सोशल या साइकियाट्रिक पैथोलॉजी के सिम्पटम वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इन सिम्पटम को किस तरह से अपना अप्रोच करना है, लाइक पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, अंडरलाइंग या कोमॉर्बिड सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस या साइकोमोटर एपिलेप्सी है। इन सबको पहले आपने देखना है, फिर इसके बाद आपने डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। कुछ सीरियस डिसऑर्डर होते हैं लाइक कैंसर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, उनके साथ भी डिसोसिएटिव सिम्पटम प्रेजेंट कर सकता है। मैनेजमेंट गाइडलाइन के अंदर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करनी है और टेस्ट करनी है ताकि रूल आउट कर सके तमाम फिजिकल कॉजेज को। ओके, जो पेशेंट है ओके, तो वो रिडिक्यूल, चैलेंज या कन्फ्रंट नहीं होना चाहिए। लाइक स्टेटमेंट कि आप झूठ बोल रहे हो, आप अपना नाटक कर रहे हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, मकार ना करो, तो इस तरह की बातें नहीं करनी। इन्फॉर्मेशनल केयर सेशन देना, काउंसलिंग वगैरह करनी है। ओके, या और लास्ट में मेडिकेशन वगैरह आ जाती है। इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं होता लेकिन एंटी डिप्रेसेंट वगैरह आ जाती है। अब यहाँ पे सारे सिम्पटम लिखे हुए हैं लाइक पैनिक डिसऑर्डर के अंदर 3 से लेकर 4 अटैक होते हैं। एंजाइटी के 1 दिन के अंदर डिजीनेस होती है। ओके, फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, फियर ऑफ हैविंग हार्ट अटैक है, पाल्पिटेशन और फीलिंग ऑफ अनरियलिटी होती है। मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर लो या सैड मूड होता है, लॉस ऑफ प्लेजर है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली वर्क है, फिजिकल सिम्पटम है जैसे पेन और फटीग आ जाती है। अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट के अंदर परसिस्टेंट कंप्लेंट होती है। एटिपिकल और अनयूजुअल कंप्लेंट होती है लाइक फीलिंग ऑफ गैस या गोला होती है विदाउट डेफिनेटिव कॉज है। फिजिकल सिम्पटम होती है लेकिन कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। लाइक हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पता चलता। डिसोसिएटिव पोजेशन स्टेट के अंदर जो पर्सन है उसको कोई फैमिली लेके आएगी, कोई वायलेंट या अनमैनेजेबल बिहेवियर था, लाइक कोई कहते हैं कि उसको जिन या इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। उस बंदे को कोई सेल्फ या सराउंडिंग को अवेयरनेस नहीं होती, डिस्टर्ब मेमोरी होती है, घर से दूर भाग रहा होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर हेलुसिनेशन होती है, डिल्यूजन होती है। ओके, लाइक स्ट्रेंज या अनयूजुअल बिलीफ होता है, लाइक ये कहता है कि उसकी ऑर्गन मर रही है। बस इस बात में मुझे भी हँसी आ रही है। डिलीरियम में कन्फ्यूजन, एजिटेशन, पुअर मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, डिलीरियम और ओरिएंटेशन देखने को मिलते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर कभी मैनिया होगा, फिर डिप्रेशन होती है।
इसके बाद टॉपिक है ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ इसमें स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़ होती है, एडोलेसेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। सम रीज़न्स फॉर ड्रग अब्यूज़ का लोग ड्रग अब्यूज़ क्यों करते हैं? अगर पेनफुल रियलिटी से दूर भागना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना या सोशल हैबिट है या फिज़िकल पेनफुल स्टिमुलस को अवॉइड करना, लाइक किसी की हड्डी टूट गई है तो वो मॉर्फिन लेता होता है, या फ्रेशनेस या थ्रिल को अचीव करना या मिसकंसेप्शन को दूर करना होता है, या स्मोकिंग अमाउंट द पियर होती है, या घर से दूर है, या ब्रोकन होम है, या डेथ ऑफ लव्ड वन है, या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। इसकी मैनेजमेंट के अंदर जो फिजिकल सिम्पटम होते हैं निकोटीन विथड्रॉल के, वो 1 से लेकर 3 दिन के अंदर सबसाइड हो जाती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती है वो ज़्यादा देर तक रहती है। जो निकोटीन च्युइंग गम या लो टार सिगरेट होती है वो आप अल्टरनेटिव के तौर पर ले सकते हो। कुछ मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तंबाकू यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया, ताकि वो कुछ ज़्यादा घंटों तक ज़िंदा कह लो जागे रहे, या मेमोरी को इंप्रूव करे, या सेक्सुअल प्लेयर को बढ़ा सके। तो मैनेजमेंट ऑफ डिपेंडेंस के अंदर आपने इंडिविजुअलाइज़ प्लान को क्रिएट करना, डिस्ट्रैक्शन है, डिले है। ओके, फिर इसके बाद है नॉट गिविंग टू द अर्ज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, टेल अबाउट द हैज़ार्डियस एस्पेक्ट है, एस्केप है, डीप ब्रीथिंग और पॉजिटिव सिम्पटम आ जाते हैं। अब कुछ ड्रग्स देखिए, लाइक सीएनएस डिप्रेशन के अंदर अल्कोहल, बार्बिटूरेट, बेंजोडाइज़ेपिन, सीएनएस स्टिमुलेंट के अंदर कैफीन है, एम्फेटामिन आ जाती है, कोकेन है और निकोटीन आती है। ओपियाइड में हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन और ऑक्सीकोडोन आ जाएगा, जबकि कैनाबिडाइड के अंदर मैरिजुआना और हाशिश आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साइको सोशल एस्पेक्ट और जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के। तो जेंडर और सेक्सुअलिटी के क्या साइको सोशल एस्पेक्ट होती है। तो जो डब्ल्यूएचओ है वो सेक्सुअलिटी को किस तरह डिफाइन करती है, सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसमें सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, रोल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एरोटिज्म है, लाइक इंटेंस सेक्सुअल डिजायर है, प्लेयर, इंटीमेसी, रिप्रोडक्शन सब आ जाते हैं। जो सेक्सुअलिटी होती है और थॉट में एक्सपीरियंस की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, फैंटेसी है, डिजायर है, बिलीफ है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, बिहेवियर है, प्रैक्टिस है, रोल है, रिलेशनशिप, इन सब के अंदर एक्सप्रेस की जाती है। जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी को तो डिफाइन कर सको सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आ जाती है। इन सारे फैक्टर को साइकोसेक्सुअल भी कहते हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी और सेक्सुअलिटी के इंटरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल सेक्स या क्रोमोसोम से, इंटरनल या एक्सटर्नल जेनिटलिया या हार्मोन से प्रिडिक्ट होता है। लाइक जो तमाम जेनिटलिया होती है, लाइक चाहे वो एक्स है, एक्स वाई एम्ब्रियो के अंदर, तो वो इनिशियली फीमेल होती है, लेकिन जो जीन होते हैं सर्वाई और SOX9 या एंड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जेनिटलिया मेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं इन द 6th वीक ऑफ लाइफ। लेकिन अगर जीन नहीं होगा तो जेनिटलिया डेवलप कर जाएगा, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी। हर मैफ्रोडाइटिज्म के अंदर ओवरी और टेस्टिस सेम इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसका जीनोटाइप 46XX या 46XY हो सकता है। जो विजुअलाइजिंग एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, ये मोस्ट कॉमन फीमेल इंटरसेक्स डिसऑर्डर होता है। एक्स फीटस जो कि एक्सेसिव एंड्रोजन का एक्सपोजर कर चुका है, तो उसके अंदर आपको कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कराती है, पार्टिकुलर टू द यानी एज बिलोंगिंग टू द पार्टिकुलर जेंडर। जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक चाइल्ड का टेम्परामेंट और दूसरा इसका इंटरेक्शन क्या है पेरेंट्स के साथ और इसका ओके और इनका एटीट्यूड क्या है चाइल्ड के साथ। जो जेंडर आइडेंटिटी होती है ओके ये उस वक्त डिटरमिन हो जाती है जब आप 3 साल के होते हो। लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। लाइक लड़कों के बारे में कहता है कि लड़के नहीं रोते, या लड़का जो कहता है कि मैं नहीं खाता, या लड़की कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो इस टाइप के जो रिमार्क्स होते हैं सुन के पता चल जाता है कि वो लड़का लड़की है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पता नहीं अजीब चीज़ें लिखी हुई है, इसको छोड़ के आगे चलते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। जो सेक्सुअल डिजायर और स्टिमुलाई की जो रेगुलेशन या प्रोसेसिंग होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सेक्सुअल इंपल्सेस को इनहिबिट कर देता है, लेकिन जो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एमिगडाला से इमोशनल इनपुट को प्रोसेस करता है। जो राइट कोडेड न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये डिटरमिन करता है कि अराउजल सेक्सुअल एक्टिविटी कराएगा नहीं कराएगा। जब लेफ्ट एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये सेक्सुअल अराउजल के अंदर और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंदर आता है। ओके, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन होता है, ये बॉन्डिंग को बढ़ा देता है, फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट कराता है, कामनेस और सिक्योरिटी इसी की वजह से होती है। लव हार्मोन है जो स्टिमुलाई डोपामिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, तो वो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो इनहिबिशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन है वो सेरोटोनिन की वजह से होती है, जो कि पॉन्स और मिडब्रेन से प्रोड्यूस होता है। अब नई बात ये नोट करनी है कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है सेक्सुअल इंपल्स को इनहिबिट कर देता है, लेकिन ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स से इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन लेता है। राइट कोडेड न्यूक्लियस ये डिटरमाइन करता है कि सेक्सुअल अराउजल सेक्सुअल एक्टिविटी कराएगा, जब लेफ्ट एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स सेक्सुअल अराउजल और हार्मोनल स्टिमुलेशन दोनों के अंदर आ जाता होता है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को मीडिएट करते हैं। लाइक फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो सेक्सुअल स्टिमुलस की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, लुब्रिकेशन को बढ़ा देती है, कॉज्ड बाय अराउजल। जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल एक्सेसिव प्रोलैक्टिन होता है सेक्सुअल डिजायर को कम कर देती है। इसके बाद जेंडर डिफरेंस इन द सेक्सुअल बिहेवियर तो उसको छोड़ देती है। इसके बाद मास्टरबेशन को भी छोड़ देती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद है कि साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी है। जो नॉन हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल है, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये ज़्यादा सफ़र करते हैं पुअर जनरल हेल्थ से। ओके, तो ये ज़्यादा डिप्रेशन से, पैनिक डिसऑर्डर से, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर या सुसाइड की रिस्क इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये यंग एडल्ट के ऊपर भी जाके अप्लाई होती है। इन इंडिविजुअल के अंदर अल्कोहल डिपेंडेंसी या अल्कोहल अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, टोबैको का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th एडिशन, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन जो कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होते, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस जिसमें पैराफिलिया रहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसमें जेंडर
डिस्फोरिया हो सकती है। अभी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारी साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी होती है, इनसे एसोसिएटेड होती है। जो इंडिविजुअल होती है एंजाइटी से, डिप्रेशन से या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन जब होती है, जब इनएबिलिटी होती है, ओके, या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इनएबिलिटी, डिफिकल्टी या पेन होता है, ठीक है? जो कोई भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन होता है सेक्सुअल पार्टनर के लिए, कपल के लिए, ठीक हो गया? ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या पैराफिलिया। पैराफिलिया का मतलब है सेक्सुअल एक्ट या इंटरेस्ट जो कि एब्नॉर्मल होती है। सोसाइटी ने उनको एब्नॉर्मल बनाया होता है। जो इंडिविजुअल जो कि डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो सेक्सुअल प्लेयर को अचीव करते हैं किसी और दूसरी एब्नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट से। लाइक 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं सेक्सुअल प्रेफरेंस में, पैराफिलिया में। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट खराब हो जाता है। जब कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे सेक्सुअल एक्ट का प्रेफरेंस खराब हो जाता है। जो डिसऑर्डर होती है ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट के अंदर, उसमें पेडोफिलिया, ऑब्जेक्टोफिलिया और फेटिकिज्म आ जाएगा। लाइक चिल्ड्रन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एनिमल्स और नॉन कंसेंटिंग ह्यूमन है। जबकि डिसऑर्डर एब्नॉर्मल प्रेफरेंस से रिलेटेड होते हैं, इसमें सैडोमैसोकिज्म, एक्सहिबिशनिज्म और वियरिज्म आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ जो आपने फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर पढ़ा हुआ। जेंडर डिस्फोरिया का मतलब है कि जो इंडिविजुअल वो बायोलॉजिकली मेल है, लेकिन वो ऐसा फील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई वुमन ट्रैप हो गया। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है एक्चुअल जेंडर में और जो जेंडर वो एक्सपीरियंस कर रही है या फील कर रही है। जो ट्रांसजेंडर होती है उसके अंदर ट्रांससेक्सुअलिज्म है, क्रॉस ड्रेसर या डुअल ट्रांसवेस्टिज्म और जेंडर क्वेयर होता है। ट्रांससेक्सुअलिज्म जो कि प्रेफर करती है ऑपोजिट सेक्स पार्टनर की बॉडी को, जबकि जो जेंडर क्वेयर होती है वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो किसी भी जेंडर से बिलोंग नहीं करते। जबकि क्रॉस ड्रेसर या डुअल ट्रांसवेस्टिज्म होती है ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सेक्स से अपने आप को आइडेंटिफाई कराना पसंद करते हैं, लेकिन वो दूसरे जेंडर के ड्रेसिंग को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, अपने जेंडर को चेंज नहीं करते। अब मैनेजमेंट ऑफ जेंडर ऑफ सेक्सुअल इशू है, तो पहले आपने एम्पैथी करनी है, फिर आपने कंपैशन है, नॉन जजमेंटल है, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना होता, प्रॉपर कंसल्टेशन वगैरह होती है। इसके बाद डेंटिस्ट्री है, लेकिन डेंटिस्ट्री वाला टॉपिक बीडीएस वाले पढ़ते हैं, लेकिन चलो हम भी पढ़ लेते हैं। तो साइन ऑफ डेंटल फोबिया, डेंटल फोबिया का क्या साइन होता है? तो साइन ऑफ डेंटल फोबिया कि बंदा डेंटल एग्जाम से पहले पूरी रात सो नहीं सका, या फिजिकली इल होता है बिफोर द विजिटिंग ऑफ डेंटिस्ट है, या नर्वसनेस होती है डेंटल ऑफिस की वेटिंग रूम में, या अनइजीनेस होती है थॉट के बारे में कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट उसके मुंह में रखी जाती है, या थॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके मुंह में रखा जाता है। कॉजेज ऑफ डेंटल फोबिया और एंजाइटी, लाइक फियर ऑफ पेन है, पेन का काफ़ी ज़्यादा फियर होता है, या बंदे जो नीडल्स से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होती है, एस्थेटिक साइड इफेक्ट से खौफज़दा होती है, या हेल्पलेसनेस या लॉस ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या शेम वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, यानी माउथ ऑर्डर के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम डेंटल एंजाइटी, तो वो डेंटिस्ट नहीं कर सकता। जो एक्सपर्ट डेंटिस्ट होता है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, हाईली कॉम्पिटेंट होता है, ओके, पेन फ्री बना देता है पेशेंट को, ट्रूली केयर रखता है पेशेंट की, और पेशेंट को इनकरेज वगैरह सारा देता होता है, ठीक है। अब आगे साइकोलॉजिकल टेक्निक है ताकि हम एंजाइटी को कम कर सके ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर। तो 3 है, पहला फिजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, दूसरा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक और तीसरा हिप्नोथेरेपी होती है। तो फिजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग के अंदर जो काउंसलिंग होती है वो फोबिया वगैरह को ट्रीट कर सकती है। इसके अंदर ये हो सकता है कि ओरिजिन को बारे में एक्सप्लोर करें, थिंकिंग पैटर्न पे लुक करना है, आपने अपने फियर को फेस करना है, और फिर रिलैक्सेशन टेक्निक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन है। फिर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के अंदर अपने टेंशन को डाइवर्ट कर देना है, जिसमें म्यूजिक सुन लो या किसी दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट कर दो, या किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग स्टार्ट कर दो। और हिप्नोथेरेपी के अंदर जो हिप्नोसिस और थेरापेटिक टेक्निक होती है, हिप्नोसिस एक कॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसके अंदर पर्सन अपनी वॉलंटरी एक्शन की पावर को खो देता है, और कोई भी डायरेक्शन उसको मिले तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो ये हेल्पफुल होता है ताकि आप किसी सप्रेस्ड मेमोरी को रिकवर करा सकें या बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। लेकिन अभी तक ये कंट्रोवर्शियल होता है। जो हिप्नोथेरेपी होती है ये अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रहा होता है, और कुछ लोग खुद भी सीख जाते हैं कि हमने किस तरह से दूसरों को हिप्नोटाइज़ करना है या अपने आप को हिप्नोटाइज़ करना होता है। वीडियो खत्म।